आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। सभी को सुप्रभात। आज हम हमारे इतिहास के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तीन वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि थ्री ऑर्डर। इससे जैसे नाम से ही हमें पता लगता है कि उस समय के समाज में कितने वर्ग थे। तीन। कौन कौन से वर्ग थे? तीन। पादरी, दूसरा अभिजात, जो भूमि के मालिक थे, जिनको भूधारक भी कहा जाता था, और थर्ड था हमारे पास कृषक एवं मजदूर। इस समाज का जो ढांचा था वो इन तीन वर्गों के ऊपर टिका हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग थे वो फर्स्ट वर्ग में आते थे, पादरी में। दूसरा जो वर्ग था अभिजात वर्ग, वो भी शक्तिशाली वर्ग था। और ऊपर वाले दोनों वर्गों की सेवा करने के लिए तीसरा वर्ग उस समय समाज में मौजूद था। इसमें से जो दो हमारे पास पहले वर्ग हैं, पादरी वर्ग और अभिजात वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था और उन्हें किसी प्रकार का भी कोई कर समाज को नहीं देना पड़ता था। ये व्यवस्था यूरोप के अंदर फैली जब रोमन साम्राज्य का क्या हो गया? पतन। कौन से साम्राज्य का पतन हुआ? रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद जर्मन मूल के जो लोग थे, जर्मन मूल के जो लोग थे, उन्होंने यूरोप के कुछ देशों के ऊपर अधिकार कर लिया। कौन कौन से देश थे? स्पेन था, फ्रांस था, इटली था, ब्रिटेन था, पुर्तगाल था। किसी समय में ये सभी देश किसका भाग होते थे? रोमन साम्राज्य का भाग होते थे। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो किसी भी साम्राज्य का पतन होने का सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक दुर्बलता। जब राजा राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, तो वहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं वो अपने आप को अपने अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र राजा क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं। इस कारण वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है। क्या छिड़ जाता है? गृह युद्ध। आपस में ही लोग संसाधनों पर अधिकार करने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो लोग संसाधन जुटा पाने में सक्षम हो जाएंगे, जिनका संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा, वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे और वो दूसरे लोगों पर आसानी से क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। उस समय जर्मन लोगों ने उन्हीं रीति रिवाजों को अपनाए रखा। कौन से रीति रिवाजों को? जो रोमन साम्राज्य में फैले हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर इन लोगों के ऊपर हमें लंबे समय तक राज करना है तो हमें इन्हीं के रीति रिवाजों को अपनाना होगा, ताकि इनके अंदर हमारे प्रति जो है अपनेपन की भावना पैदा हो जाए। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी, चौथी शताब्दी के बाद भी, रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म था वो क्या था? ईसाई था। कौन सा धर्म था? ईसाई। और जर्मन लोगों ने इस धर्म को राजकीय धर्म ही बनाए रखा। और चर्च भी जो है उस समय क्या थे? एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति थी। तो राजा जो है चर्च से आदेश प्राप्त करके, उसके सलाह मान के, उसका आशीर्वाद लेकर के जनता के ऊपर राज करता था। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे पास तीन जो केंद्र बिंदु हैं, हमारे पास तीनों मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। पहला पादरी, दूसरा भूधारक अभिजात, और तीसरा कृषक। अब ये बात आती है कि ये जो सारी जानकारी हमें मिल रही है वो हमें मिली कहाँ से? इन अभिजातों के पास अपने लोगों या अपने क्षेत्र के जो लोग होते थे उनके विवरण थे भूस्वामित्वों के, उनके मूल्य और उनके कानूनी दस्तावेज थे। बहुत सारी सामग्री के रूप में हमारे पास उपलब्ध थी। चर्च थे, चर्च में मिलने वाले लोगों के जन्म और मृत्यु और विवाह के जो रिकॉर्ड थे, उससे हम परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझ सकते थे। चर्च के अभिलेखों से हमें व्यापारिक संस्थाओं का पता लगता था, क्योंकि वो व्यापारिक संस्थाएं चर्च में दान देती थी। गीत और कहानियों से हमें उनके त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। यहाँ पर हम फ्रांस का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है मार्क ब्लॉक, इसकी बड़ी चर्चा होती है यहाँ पर।
उसने कहा था कि राजनीति जो है वो राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से भी बहुत ज़्यादा है। भूगोल का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसने कहा था कि जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उससे भी हम इतिहास को गढ़ सकते हैं और लोगों का जो व्यवहार है उसके रुख को समझ सकते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के जो नाजी थे उन्होंने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी, और वो जो शोध और अध्यापन कार्य कर रहा था उसके ऊपर क्या लग गया, विराम लग गया। यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण कई बार आ जाता है, मध्यकालीन युग से आप क्या समझते हैं। तो पाँचवीं शताब्दी से लेकर के, पाँचवीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को क्या बोला जाता है, मध्यकालीन युग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है बेटा। अब हम इस पाठ के अध्याय की जो मुख्य जो हमारा बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ये घूमेगा उसके ऊपर आते हैं, और वो हमारा पॉइंट्स है सामंतवाद का परिचय, जिसके ऊपर ये तीनों ऑर्डर क्या थे, स्थापित थे। इन तीनों के तीनों वर्ग किसके द्वारा संचालित हो रहे थे, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली उस समय यूरोप के अंदर फैली हुई थी जिसके अंतर्गत तीन वर्ग आते थे। उस शासन प्रणाली की जो व्यवस्था थी उसको बोला गया था सामंतवाद। सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म। और ये फ्यूडलिज्म शब्द जर्मन भाषा के शब्द, देखो शुरुआत हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि जर्मन के लोगों ने इन क्षेत्रों पर जो है क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो जर्मन भाषा का एक शब्द था फ्यूड, उससे निकला है। इस जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा अर्थात जहां पर भूमि के टुकड़े के बदले में सेवाएं प्रदान की जाती है, ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, सामंतवाद बोला जाता है। हालांकि ये यूरोप में पहले से मौजूद थी। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की एक प्रथा थी वेसेलेज। वेसेलेज ये दास प्रथा के जैसी एक प्रथा थी। इसी का रूपांतरण कौन सी प्रथा थी, सामंतवाद। ये देखिए, सामंतवाद को क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जर्मन भाषा के शब्द किससे निकला है, फ्यूड से बना। ये देखिए, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ये एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और इटली में क्या हुआ, विकसित। सामंतवाद एक तरह का कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंध पर आधारित है। जो भूमि का जो टुकड़ा होगा वो किसका होगा, वो भूमि का टुकड़ा होगा सामंत का, लॉर्ड का, यानी कि उस भूमि के मालिक का। और वो उस भूमि के टुकड़े को किसको देगा, खेती करने वाले किसान को। और उन दोनों के बीच में कुछ शर्तें तय होंगी। उन शर्तों के तहत वो टुकड़ा सामंत उस किसान को देगा, और कृषक जो है, वो किसान जो है, उस भूमि पर खेती करेगा और बदले में भूमि कर और उस भूमि से जो आय होती है वो किसको देगा, सामंत को देगा। इसके साथ साथ में जो सामंत, जिसे लॉर्ड कहा जाता था, उसके पास अपनी भूमि भी होती थी जिसके ऊपर उस किसान को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। ये देखिए, कृषक को अपने खेत के साथ साथ लॉर्ड की भूमि पर भी क्या करने पड़ते थे, काम। और इस सेवा श्रम के बदले में वो उन्हें क्या देता था, सैनिक सुरक्षा, कि आप हमारी इस भूमि के ऊपर खेती कीजिए, हम आपके जीवन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और लॉर्ड को उन किसानों के ऊपर न्यायिक अधिकार भी थे, वो न्यायालय लगाते थे। ये जो रोमन साम्राज्य की जड़ों के अंदर ये विद्यमान कब से थी, जब फ्रांस का राजा कौन था, शार्लमन। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि शार्लमन कौन था, तो कहाँ का राजा था, फ्रांस का राजा था, जिसने 742 से लेकर के 814 ईस्वी तक शासन किया। और उसी ने सुनिश्चित रूप से सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में किस समय पे हुई थी, 11वीं शताब्दी में। हालांकि उसके दौरान भी सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। यहाँ आप देखेंगे कि दो हमारे पास देश हैं जो मैंने अभी आपको बताया है,
एक तो है यहाँ पर फ्रांस और दूसरा कौन सा है, इंग्लैंड। फ्रांस का नाम फ्रांस क्यों पड़ा था, ये गोल होता था, क्या क्षेत्र होता था, गोल। और इसकी विस्तृत तटरेखाएं थी, इसकी अपनी पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां, वन और कृषि योग्य यहाँ पर भूमि थी, उसके लिए बहुत बड़े बड़े मैदान थे। तो मैंने आपको जैसे ही पार्ट स्टार्ट हुआ तब मैंने बताया था कि इन क्षेत्रों के ऊपर किसने अधिकार कर लिया था, जर्मनी ने। और जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रेक, उसने अपना नाम दे करके गोल जो प्रांत था उसका नाम क्या रख दिया, फ्रांस। और छठी सदी से यह प्रदेश जो है फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा क्या होता रहा, शासित होता रहा। और चर्च के साथ इसके प्रगाढ़ संबंध थे। और पोप द्वारा राजा शार्लमन को समर्थन प्राप्त करने के लिए पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने के बाद ये और भी ज़्यादा क्या हुआ, मजबूत हो गया। और इंग्लैंड को जो है, फ्रांस का एक प्रांत था नार्मंडी, उसके राजकुमार के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत करके इसके अंदर मिला लिया गया था। तो ये था हमारे पास परिचर्चा कि फ्रांस और इंग्लैंड क्या था। अब हम पहुंचते हैं 3 वर्गों के ऊपर। इन 3 वर्गों की जब हम चर्चा करते हैं तो जो पोप होता था, जो पश्चिमी रोम के शहर में रहता था, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में या पश्चिमी यूरोप के अंदर जितने भी चर्च थे उनका मुखिया होता था। और उसके अधीन बिशप होते थे। बिशपों के अधीन कौन होते थे, ग्रामीण क्षेत्र के चर्च में रहने वाले पादरी होते थे। तो बिशप ने एक बार ये एक बात कही थी कि इस विश्व के अंदर सभी व्यक्तियों का एक वर्णक्रम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, तो पादरी। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं, अभिजात वर्ग। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य काम करते हैं, जैसे कि खेती करना, दूसरे लोगों की सेवा करना। तो उसने कहा कि समाज मुख्यतः कितने वर्गों में बटा हुआ है, 3 में, पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग। उसके बाद में एक अवधारणा जारी की थी हिल्डेगार्ड ने। उसने कहा था कि पूरी जो सृष्टि है उसके अंदर भगवान ने भी सभी को समान नहीं बनाया है। उसने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक चरवाहा है। कौन है, एक चरवाहा। उसके पास भेड़ भी है, उसके पास बकरी है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, हिरण है। तो उसने बताया कि क्या वो इन सभी पशुओं को एक ही बाड़े में रखेगा, क्या वो बिना अंतर किए इन सारे पशुओं को क्या वो एक ही बाड़े में रखने की सोच सकता है, क्या वो एक जगह इनको रख सकता है। तो हम सभी का आंसर होगा कि नहीं। वो सभी को पहले क्या करेगा, वर्गों में विभाजित करेगा। गायों के साथ गायें, हिरणों के साथ हिरणें, भेड़ों के साथ भेड़, बकरियों के साथ बकरियां, कुत्तों के साथ कुत्ता और घोड़े के साथ घोड़ा, सबको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करेगा। क्योंकि अगर वो एक जगह इनको गुथ देगा तो सभी एक दूसरे से के स्वभाव में क्या है, विपरीत हैं, और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो उसने कहा था कि वर्ग तो समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समाज को बनाए रखने के लिए उसे वर्ग में विभाजित करना बहुत ज़रूरी है। और उसने ये कहा था कि ईश्वर भी अपने रेवड़ में अंतर रखता है। हम इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो मानव यहाँ पर जो विद्यमान है वो सारे के सारे ईश्वर का क्या है, एक रेवड़ है। तो उसने कहा ईश्वर ने ही हमारे अंदर कोई समानता जब नहीं की है तो समाज के सभी वर्गों में समानता होना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाज में वर्गों का अस्तित्व आवश्यक हो गया। अब हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जो दूसरा वर्ग है, जिसे क्या बोला जाता था, अभिजात वर्ग। कि जो अभिजात वर्ग है वो कौन सा वर्ग था। अभिजात वर्ग मानने में तो दूसरा वर्ग था। पादरियों ने अपने आप को तो किस वर्ग में रखा था, प्रथम वर्ग में। अभिजात वर्ग को किस में रखा था, दूसरे में। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो भूमि के ऊपर स्वामित्व, सबसे बड़ा स्वामित्व था, उसके ऊपर स्वामित्व किसका था, अभिजात वर्ग का, यानी कि दूसरे वर्ग का। तो समाज की सबसे जो महत्वपूर्ण जो कड़ी थी वो कौन थी, अभिजात वर्ग थी। क्यों, क्योंकि उसका भूमि के ऊपर क्या था, पूर्णतः नियंत्रण था, रीजन है उसका। और यह वेस्लेज, मैंने जब पार्ट स्टार्ट हुआ था तब बताया था, उसी प्रथा के कारण इसका विकास हुआ था। जो फ्रांस के लोग थे वो इसी प्रथा के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये देखिए
कि फ्रांस के शासकों का लोगों से जो जुड़ाव था वो वेस्लेस प्रथा के कारण ही था। और ये प्रथा जर्मन मूल के लोगों से, जिनमें फ्रैंक लोग भी थे, जिन्होंने गोल प्रदेश को अपनी जाति का नाम दे के फ्रांस बनाया, उसको समान रूप से क्या थी, विद्यमान थी। अभिजात वर्ग राजा को अपना क्या मानता था, स्वामी मानता था, और उसके लिए एक शब्द का उपयोग करता था, शेन्योर। कौन से शब्द का इस्तेमाल करता था, शेन्योर या फिर लॉर्ड, कि आप मेरे मालिक हैं। और लॉर्ड जो होता था, लॉर्ड का अर्थ होता है रोटी देने वाला या उसका स्वामी। तो ये लॉर्ड है, ये दासों की रक्षा करता था, और दास बदले में उसके प्रति क्या रहते थे, निष्ठावान। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास। सबसे पहले हो गया राजा। राजा किसका स्वामी था, अभिजात का, जो भूमि का मालिक था उसका। भूमि का मालिक किसका मालिक था, दास का मालिक था। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे से किसके कारण जुड़े हुए थे, केवल मात्र भूमि के कारण। तो ये निष्ठावान रहते थे। जो कृषक और मजदूर था वो किसके प्रति निष्ठावान होता था, लॉर्ड के प्रति। लॉर्ड किसके प्रति निष्ठावान होता था, राजा के प्रति। और राजा किसके प्रति निष्ठावान होता था, चर्च के प्रति। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से गुथे हुए थे। इसके बाद इसमें जो शपथ भी ली जाती थी, चर्च की जो बाइबल है उसकी शपथ लेकर के इस विनिमय को क्या किया जाता था, लोगों पर लागू किया जाता था। समारोह के अंदर दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जिस भूमि के ऊपर दास को खेती करनी होती थी, उस किसान को खेती करनी होती थी, उसे एक लिखित अधिकार पत्र के साथ या तो एक छड़ी दी जाती थी या फिर एक मिट्टी का डला उसे दे दिया जाता था। एक मिट्टी का डला दे दिया जाता था, अब इस भूमि का मालिक कौन है, अब तुम हो। तो अभिजात वर्ग की सबसे बड़ी हैसियत थी। दूसरा जो वर्ग था इसकी सबसे बड़ी हैसियत थी, क्योंकि संपदा के ऊपर इसका स्थायी रूप से क्या था, नियंत्रण था। और ये अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते थे, अपना खुद का ये न्यायालय लगाते थे, अपनी यहाँ तक मुद्रा भी क्या कर सकते थे, संचालित। कई बार आ जाता है अभिजात वर्ग पर नोट लिखें, तो हम ये सारी चीज़ उसमें लिखेंगे कि अभिजात वर्ग भूमि का मालिक होता था, उसका स्थायी संपदा पर पूरा नियंत्रण होता था, उसकी अपनी सेना होती थी, वो अपना न्यायालय लगा सकते थे, और यहाँ तक कि वो अपनी मुद्रा भी क्या कर सकते थे, प्रचारित कर सकते थे। इसके अलावा उसकी जो भूमि होती थी उसके ऊपर जितने भी व्यक्ति बसते थे वो उन सभी व्यक्तियों का मालिक होता था। उसके विस्तृत क्षेत्र का वो स्वामी था, जिसमें उनके घर होते थे, उनके निजी खेत होते थे, जोत और चारागाह होती थी। या आसामी जो कृषक होते थे, आसामी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसान। और उसी एरिए के अंदर किसान जहाँ पर खेती करते थे लॉर्ड की ज़मीन पे, तो उस उपजाऊ ज़मीन के मध्य में किसान खेती करते थे, वहाँ पर लॉर्ड की मैनर होती थी, यानी कि जो लॉर्ड का घर होता था उसके बीच में, उसको मैनर कहा जाता था। उसके अंदर उसकी व्यक्तिगत भूमि होती थी जिसके ऊपर कृषक क्या करते थे, काम करते थे, और उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। और जब भी लॉर्ड को ज़रूरत पड़ती थी युद्ध में, तो पैदल सैनिकों के रूप में भी इन किसानों को काम करना पड़ता था, साथ में खेतों में भी क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। उसके बाद हम बात करते हैं मैनर की जागीर क्या थी। मैनर की जागीर जो है एक विस्तृत क्षेत्र में 1000 से 2000 एकड़ के अंदर फैली हुई एक व्यवस्थित शहर होता था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती थी। कई बार तो एक एक जागीर के अंदर 50 से लेकर के 60-60 परिवार रहते थे। प्रतिदिन जितनी भी वस्तुएं उपयोग की जाती थी, उपभोग होने वाली सारी वस्तुएं मैनर में मौजूद होती थी। जितनी भी वस्तुएं यूटिलाइज की जाती थी वो लॉर्ड की मैनर में उपस्थित होती थी। किसी भी व्यक्ति को लॉर्ड की मैनर को छोड़ करके जाने का जो है अधिकार नहीं था, वो वहीं पर रहते थे। इस जागीर में सारी चीज़ें मिल जाती थी। ये देखिए, उनके जो खेत थे उनमें अनाज बोया जाता था, लोहार और बढ़ई वहाँ पर औजारों की देखभाल करते थे, हथियारों की मुरम्मत करते थे, राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे, औरतें वहाँ पर क्या करती थी, वस्त्र काटती थी और बुनती थी, बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में काम करते थे। जागीरों की अरण्य यानी कि शिकार भूमि और वन होते थे, जो लॉर्ड क्या करते थे, शिकार करते थे। उनकी चारागाह होती थी जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे, और वहाँ पर एक चर्च भी होता था, और सुरक्षा के लिए क्या होता था, दुर्ग होता था। कहने का भाव ये है कि मैनर वास्तव में एक राजा के जैसा ही एक किला होता था,
जिसमें लॉर्ड जो है अपनी सुरक्षा को क्या करता था, इंगित करता था, और सभी लोगों के ऊपर क्या रखता था, नियंत्रण रखता था। ये तस्वीर देखिए आप, ये मैनर है, ये देख लीजिए, ये पुरोहित है यहाँ, ये मैनर उसका आवास है, यहाँ गिरजाघर है, पतझड़ में यहाँ बीज बोए जाते थे। ये देखिए चारागाह थी, ये यहाँ पर सड़कें हैं, ये देखिए यहाँ पर बाजार था, ये बेकार की भूमि थी। सारी की सारी जो है वहाँ पर व्यवस्थित की जाती थी, जिसके ऊपर केवल और केवल किसका अधिकार होता था, लॉर्ड का। और इस मैनर के ऊपर खेती करने के लिए वो किसान आते थे जिनको दूसरी भूमि खेती करने के लिए किसने दे रखी थी, किसने दी हुई थी, लॉर्ड ने दी हुई थी। और इस भूमि पर खेती के करने के बदले या काम करने के बदले किसी भी व्यक्ति को कोई भी वेतन नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे आगे सुरक्षा की जब बात चली तो एक नया वर्ग उभर कर के सामने आया जिसको नाइट कहा जाता था। लॉर्ड ने अपनी इस मैनर में से कुछ भूमि किसको दे दी, नाइट को दे दी, जो उन्हें उस भूमि के बदले में क्या देता था, सैनिक सेवा। नाइट किसे कहा जाता था, भूमि के बदले, भूमि के बदले लॉर्ड को सैनिक सेवा देने वाले वर्ग को क्या बोला जाता था, नाइट्स बोला जाता था। वो जो दुर्ग होते थे वहाँ पर ये लोग रहते थे। और मैनर जो होती थी वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो लॉर्ड होता था उसको भोग विलास की वस्तुएं चाहिए थी, वो वहाँ नहीं मिलती थी। ये देखिए कि लॉर्ड विलासी जीवन बिताते थे, महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र, आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगह पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसी चीज़ों को दूसरे स्थानों से क्या करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ग आ जाता है वो कौन आ जाता है, हमारे पास नाइट आ जाता है। कौन आ जाता है हमारे पास, नाइट। नाइट अभी मैंने आपको बताया था भूमि के बदले सैनिक सेवा देते थे। और ये जो खेती करने वाले जो किसान होते थे उनके अंदर कौन से गुण नहीं होते थे, सैनिक गुण नहीं होते थे। तो लड़ाइयों को जीतना मुश्किल हो जाता था, दुर्गों की रक्षा करनी क्या हो जाती थी, मुश्किल हो जाती थी। इसलिए लॉर्ड को किसकी ज़रूरत थी, कुशल सैनिकों की ज़रूरत थी, कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसका नाम क्या था, नाइट था, जो घुड़सवार भी थे, तीरंदाजी भी कर लेते थे, तलवारबाजी भी कर लेते थे, और खाली समय में मैनर की ज़मीन पे क्या कर लेते थे, खेती भी कर लेते थे। तो राजा से, लॉर्ड से ये संबंध रखते थे। किस प्रकार, उसी प्रकार जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित था उसी प्रकार नाइट किससे संबंधित था, लॉर्ड से। लॉर्ड भूमि का एक भाग जिसको हम क्या कहते थे, फीप, वो दे देता था और उसकी रक्षा करने का क्या लेता था, वचन। और फीप को उत्तराधिकार में पाया जाता था, एक व्यक्ति को दे दी जाती, वो अपने बेटे को आगे दे सकता था, वो अपने बेटे को आगे दे सकता था। और जो ये फीप जो 1000 से 2000 एकड़ में फैली होती थी, इसमें नाइट और उसके परिवार के लोग रहते थे, उनकी पंचक्की होती थी, उनका मदिरा संपीड़क होता था, उसके और उसके परिवार के लिए घर होता था, उसमें चर्च होता था, और उस पर रहने वाले जो व्यक्ति जो उन पर निर्भर रहते थे उसकी व्यवस्था शामिल थी। बदले में नाइट क्या करता था, लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। और अपनी सैनिक योग्यता को बनाए रखने के लिए वो क्या करता था, प्रतिदिन अपना समय बाढ़ बनाने में, घेराबंदी बनाने में, पुतलों से रण कौशल करने में और अपना बचाव करने में अभ्यस्त रहता था। नाइट अपनी सेवा उस लॉर्ड को तो देता ही था जिसकी भूमि पर वो रहता था, इसके बदले में वो दूसरे लॉर्ड को भी अपनी क्या दे सकता था, सेवा। लेकिन सर्वप्रथम उसकी निष्ठा किस में होती थी, जिस लॉर्ड की भूमि पे वो काम करता था। और इन नाइट्स की वीरता की कहानियां हमें फ्रांस के मैनरों के अंदर जो रहने वाले लोग थे, घूमने वाले जो घुमक्कड़ भाट थे, उनसे मिलती है। ये देखिए घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे, और ये लोग मैनर के घर पे आते थे जहाँ भोजन के लिए लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पर ये क्या करते थे, गायन करते थे, और उन सभी का क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ग आ जाता है वो आ जाता है प्रथम वर्ग, जिसका नाम था पादरी वर्ग। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।